नमस्कार, स्वागत है आपका कोविड टॉक में और मैं हूं आपके साथ रश्मि भूया शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर में भी कई लोग संक्रमित हुए हैं। अब तक ज़्यादातर मामलों में संक्रमण ने बहुत रौद्र रूप नहीं दिखाया है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से बहुत कम को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी है। हालांकि मामलों में बढ़ोतरी और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने के साथ मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता भी बढ़ी है। गंभीर मामलों में मरीजों को अतिरिक्त सहायता के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है। कोविड से जूझ रहे वह कौन से मरीज हैं जिन्हें अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है? वह कौन से हालात हैं जिनमें एक मरीज वेंटिलेशन पर आ जाता है? कैसे होता है ऐसे गंभीर मरीजों का इलाज में क्या होती है चुनौतियां? कैसे रखा जा सकता है ऐसे मरीजों की मानसिक स्थिति का ख्याल? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे कई दर्शकों के जहन में भी उठते होंगे। तो आइए ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नेम केयर अस्पताल के आईसीयू विशेषज्ञ अनिर्बान भट्टाचार्य जी। आज की इस चर्चा हम शुरू करें इससे पहले दर्शकों आपको बता दें कि फ़ोन लाइन भी हम खोल रहे हैं। आपके भी कोई सवाल हो तो सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोविड टॉक में। जी डॉक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य जी, पहली बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे, कोविड मैनेजमेंट किस तरह से कोविड के मरीजों में को आईसीयू में मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह से गंभीर मरीजों का आईसीयू में इलाज होता है, क्या कुछ होता है, क्या होता है कोविड आईसीयू में? जैसे कि आपने बताया कि मैक्सिमम जो मरीज़ होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरीज में आते हैं। तो आइदर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है या फिर मिनिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है। तो हम हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं पॉसिबल डिटीरियरेशन के लिए। अगर कोई भी इंगित होता है कि उनका सिम्टम्स बढ़ रहा है, स्पेशली सेकेंड वीक में अगर उनका सिम्टम्स बढ़ता है, उनको बुखार कंटिन्यूसली आता है या फिर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उनको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और अगर उनका कंडीशन डिटीरियरेट हो रहा है टू द पॉइंट जहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी से मेंटेन नहीं होता है, तब उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ सकता है रेस्पिरेटरी सपोर्ट या फिर वेंटिलेशन के ज़रूरत के लिए। अब दो तरीके के वेंटिलेशन होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या फिर जो हाफ वेंटिलेशन बोलते हैं लोग, इसमें एक मास्क से हम लोग एक प्रेशर सपोर्ट देके लंग्स को मेंटेन करते हैं। अगर मरीज़ की कंडीशन इससे भी ज़्यादा ख़राब होती है तब हमको फुल वेंटिलेशन देना पड़ता है। जी डॉक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य जी, आप चूँकि आईसीयू विशेषज्ञ हैं, जब भी कोई कोविड मरीज़ आईसीयू में पहुंचता है, गंभीर मरीज़ होता है वो, तो आपकी सबसे पहली तैयारी किस तरह की होती है? कैसे हैंडल करेंगे मरीज़ को? तो जब भी मरीज़ पहुंचता है हम उनके ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके दूसरे ऑर्गन्स भी कभी कभार इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किडनीज, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तीसरी बात यह होती है कि बीमारी में अक्सर देखा जाता है कि बहुत संख्या में डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या फिर प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो उनको इंसुलिन की ज़रूरत, उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग के साथ आईसीयू में किया जा सकता है। जी डॉक्टर अनिर्बान भट्टाचार्य जी। तीसरी बात यह जी है कहिए। कि हाँ कहिए। तो उनका जो ब्लड मार्कर्स होता है, जी। जिससे हमको पता चलता है कि उनका बीमारी गंभीर होने जा रहा है या फिर हो गया है, उनको हम स्पेशल कुछ दवाइयाँ होते हैं जैसे रेमडेसिविर, अभी तक सबने सुना होगा ये दवाई के बारे में। जी बिल्कुल, रेमडेसिविर। स्टेरॉयड हाँ जी, और ब्लड थिनर्स रेमडेसिविर और की ज़रूरत स्टेरॉइड, पड़ती है। मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं, कब इस्तेमाल होती है रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स? रेमडेसिविर हम हर मरीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं। जो मरीज़ की ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, जो मॉडरेट या फिर सीवियर बीमारी में है, उनको हम रेमडेसिविर देते हैं और स्टेरॉयड देते हैं। तो स्टेरॉयड और रेमडेसिविर ऐसी दवाई है जो हर किसी के लिए नहीं है। जी। जो मॉडरेट या फिर सीवियर डिजीज़ होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके लिए हम लोग स्टेरॉयड और रेमडेसिविर देते हैं।
जी डॉक्टर साहब, आप वेंटिलेशन का ज़िक्र कर रहे हैं, कई कई बार बोल रहे हैं कि वेंटिलेशन तक भी ले जानी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक आम धारणा है लोगों में, अगर मरीज़ वेंटिलेशन पर चला जाता है तो उसके बाद उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, शायद ही बच पाए, ऐसी कई धारणाएं होते हैं। ये कितना सच है या ये कितना मिथक है? क्या कहना चाहेंगे, कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि वेंटिलेशन में जाने के बाद भी एक मरीज़ स्वस्थ होकर वापस लौट सकता है? तो देखिए, ये जो धारणा होती है कि जो वेंटिलेशन में चला जाता है वो वापस नहीं आता है, वो सरासर गलत है। वेंटिलेशन एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। कोई भी बीमारी जो है, एक इंसान बीमारी से पहले वो अपना लंग फंक्शन अपने से मेंटेन करता है। जब वो बीमारी होता है तो उसका लंग फंक्शन डाउन जाता है। एक लेवल जिसके नीचे अगर उसका लंग फंक्शन चला जाता है तो उसको लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद वो बीमारी ठीक होने तक उस लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसका बीमारी दूसरे दवाइयों से या फिर उसका जो नेचुरल कोर्स ऑफ इलनेस है उससे इम्प्रूवमेंट आता है तो हम लोग धीरे धीरे वेंटिलेटर वीन कर सकते हैं। अब हर मरीज वीन होगा ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो वेंटिलेटर पे चला गया वो वापस नहीं आएगा। ये एक गलत धारणा है। जी। अगर ये एक टेम्पोरेरी लाइफ सपोर्ट है, अगर उसकी बीमारी, मरीज़ की बीमारी इम्प्रूव होती है, उसका कंडीशन इम्प्रूव होता है तो पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर भी आते हैं। जी डॉक्टर, एक बात और है कि कई पेशेंट्स जो है इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं। इस दोनों लहर के दौरान हमने देखा कि कई पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ती है, उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, और कई बार हम देखते हैं कि अस्पताल जाने के बाद ही उन्हें आईसीयू में भी भर्ती कराना पड़ता है। तो ऐसे में अगर समझ लीजिए अगर वो होम आइसोलेशन में है, उनको इमीडिएट मेडिकल हेल्प नहीं मिली है, गंभीर उनकी हालत हो रही है, कैसे मैनेज करें कि अस्पताल पहुँचने से पहले वे अपने आप को कैसे मैनेज करें? तो होम आइसोलेशन में दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन में भी उनका इंटेंसिव मॉनिटरिंग उनको खुद करना है। हर दिन अपना सैचुरेशन देखें, ऑक्सीजन, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, सैचुरेशन देखें। कभी भी अगर सैचुरेशन उनका ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो 94 के नीचे जाए तो इमीडिएट डॉक्टर की हेल्प ले। घर पे मॉडरेट और सीवियर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, वो अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी मरीज़ जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, 94 के नीचे चला गया है, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना ही है। सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज होंगे तो उनका चांसेस ऑफ रिकवरी हायर होते हैं। सही टाइम पे दवाई अगर उनको मिल जाए, अगर उसमें डिले होता है तो उसके बाद उनकी बहुत गंभीर परिस्थिति बन सकती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि होम आइसोलेशन के रहते हुए वो अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करे। अगर कभी भी ऐसा सिम्टम्स हुआ कि उनको 6 दिन हो गए, बुखार आ ही रहा है, कफ है, सैचुरेशन डाउन हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने पास के अस्पताल में जाके अपना चेकअप करवाएं। जी डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी की बात हम करते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी कब दी जाती है और कैसे दी जाती है, कैसे किया जाता है ये सब? तो ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत तब पड़ती है जब मरीज़ को अपने ऑक्सीजन लेवल खुद से मेंटेन नहीं होता है। यूजुअली लेस देन 94% में ही हमको समझ जाना चाहिए कि शायद इससे भी ख़राब परिस्थिति हो सकती है। दूसरी बात, ऑक्सीजन हम लोग देते हैं मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल 90 to 92 मेंटेन करने के लिए, एटलीस्ट अबव 90% मेंटेन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अगर नॉन तो इन्वेसिव विभिन्न कहिए। तरीके की ऑक्सीजन थेरेपी। जी कहिए। हाँ, नहीं बताइए, मैं उसी में आ रहा था। हाँ, तो कहिए। अगर सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी से उनका सैचुरेशन 90 के ऊपर मेंटेन हो जाता है तो उनको बाकी सिर्फ ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी से मेंटेन हो जाता है, तो उनको नॉन इन्वेसिव की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मरीज़ ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद भी, हाई फ्लो मास्क देने के बाद भी
अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता है या फिर उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बढ़ते ही जाता है, तब उनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे एक टाइट मास्क लगा के हम एक प्रेशर सपोर्ट देते हैं, प्रेशर से लंग्स को वेंटिलेट करते हैं। तो आप मान लीजिए अगर लंग्स हम अपने खुद का वेंटिलेशन खुद कर सकते हैं क्योंकि हमारा लंग्स स्वस्थ है। अगर अस्वस्थ है और सीवियरली अफेक्टेड हुआ है तब हम अपना वेंटिलेशन खुद मेंटेन नहीं कर सकते, तब हमको एक्सटर्नल एक प्रेशर सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो हम एनआईवी के तौर पे देते हैं। जी डॉक्टर साहब, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, एनआईवी की बात आप कर रहे हैं। अगर एनआईवी में कोई मरीज़ है और अचानक से उसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो कितनी बड़ी चुनौती होती है, किस तरह से आप इस पूरी परिस्थिति को संभालते हैं? सो एनआईवी में जो मरीज़ होते हैं तो उनको हमको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर कोई भी साइंस ऐसा होता है कि एनआईवी थेरेपी से मरीज़ स्टेबलाइज हो नहीं रहा है, तब नेक्स्ट हमको इन्वेसिव वेंटिलेशन में जाना होता है जहाँ पे हमको फुल वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना होता है। कार्डियक अरेस्ट एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। कार्डियक अरेस्ट में अगर पेशेंट रिवाइव होता है तो डेफिनेटली उनको फुल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर, क्या कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जिससे ज़रिए ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने की ज़रूरत आ पड़ी है? आईसीयू का जो इंडिकेशन होता है वो मेनली क्लिनिकल होता है। अगर क्लिनिशियन को लगे कि ये मरीज़ डिटीरिएट हो सकता है, अभी ऑक्सीजन पे है लेकिन ऑक्सीजन का जो हम लोग को डिलीवरी होता है उसका ज़रूरत ज़्यादा हो रहा है मरीज़ को, या फिर पेशेंट को दूसरा ऑर्गेन्स डिसफंक्शन होता है जैसे किडनी फंक्शन अफेक्टेड हुआ है या फिर उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगा है या फिर उनको अभी एनआईवी की ज़रूरत होगी, तभी हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता नहीं है अच्छा। ये डिसाइड करने के लिए कि मरीज़ को आईसीयू की ज़रूरत होगी कि नहीं। जी डॉक्टर अनिबान भट्टाचार्य जी, तीसरी लहर की भी बात हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे बहुत अधिक प्रभावित हो सकते हैं। पेडियाट्रिक आईसीयू की भी बात हो रही है, तो किस तरह से पेडियाट्रिक आईसीयू को संभाला जाएगा, कैसे इलाज होगा बच्चों का? कई दर्शक भी हमारे ये जानना चाहते होंगे। तो पीडियाट्रिक ये जो बात है कि थर्ड वेव में पीडियाट्रिक पेशेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, ये बात अभी तक उसका कोई कंसेंसस बना नहीं है। जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उन्होंने बोला है कि इसको ये अनुमान लगाने के लिए हमारे पास इनफ डेटा है नहीं, बट हाँ हमारे जो गवर्नमेंट भी है इस मामले में तैयारी कर रहे हैं ताकि अगर ऐसी चुनौती आए कि लेस देन 18 ईयर्स के जो लोग हैं या फिर बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स, वेंटिलेटर्स और एक्सपर्टीज़ मौजूद हो। इसमें पीडियाट्रिशियंस का रोल बहुत ज़्यादा होगा और हम भी एज पेंडेमिक सिचुएशन में इंटेंसिविस्ट, हम लोग एडल्ट इंटेंसिविस्ट भी इसका मैनेजमेंट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जी डॉक्टर, चर्चा हम जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ ले लेते हैं बोलना कि जी कहिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बट ये मान लेना कि बच्चे ही इन्वॉल्व होंगे और बच्चों का ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, ये अभी तक प्रूवन नहीं है। इसका ये हमको विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी कैसे ये होता है तीसरी लहर में। जी चर्चा हम जारी रखेंगे डॉक्टर भट्टाचार्य जी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। फिर से स्वागत है आपका। कोविड और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट पे आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नेम केयर अस्पताल के डॉक्टर, आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर अनिबान भट्टाचार्य जी। फ़ोन लाइन भी हमने खोल रखी है, आप कोई सवाल हो तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनिबान भट्टाचार्य जी, बात कर रहे थे हम आईसीयू वेंटिलेशन की। आईसीयू से अगर कोई मरीज आईसीयू में भर्ती है, उसे कब डिस्चार्ज करना है, कैसे डिसाइड करते हैं?
अगर आईसीयू में मरीज़ की कंडीशन इम्प्रूव होती है तो उनको वेंटिलेटर से हम लोग हटाने के कंडीशन में आ जाता है मरीज़, और ऑक्सीजन थेरेपी की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बाकी ऑर्गन फंक्शंस इम्प्रूव हो जाते हैं जैसे कि किडनीज या फिर ब्लड प्रेशर्स। तब हम लोग आईसीयू से मतलब पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने की सोचते हैं। जी डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आईसीयू में लंबे समय तक रहने के बाद जब वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद किस तरह के रिहेबिलिटेशन करने की ज़रूरत है पेशेंट्स को, चूँकि वो पूरी तरह सामान्य काफ़ी समय तक नहीं हो पाते, ऐसे में सामान्य ज़िंदगी में कैसे लौटें, कैसे रिहेबिलिट करें? तो आईसीयू में जो मरीज़ पहुँचते हैं ये लाजमी है कि उनका जो लंग फंक्शन है वो बुरी तरह से अफेक्टेड होता है। अब इसके चलते उनको आईसीयू के बाद भी उनको रेसिडुअल लंग डैमेजेस रह जाते हैं, और जो कि धीरे धीरे महीने 2 महीने 3 महीने लगते हैं कि नॉर्मल जो उनका लंग कैपेसिटी है वो रिगेन करने में। उस दौरान मरीज़ों को लंग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है, रिहेबिलिटेशन, स्मॉल बाउट्स ऑफ वॉक्स, मतलब जो घर पे जो लाइट एक्सरसाइज है वो करना चाहिए। अपने आप को बहुत एग्जर्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ जान लेना है कि पूरी तरह हील होने में वक्त लग सकता है, जिसको हम कभी कभार लॉन्ग कोविड भी बोलते हैं, जो फैटिग रहता है मरीज़ों को और सांस लेने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा काम करने में। ये चीज़ धीरे धीरे देखा गया है कि मैक्सिमम पेशेंट्स में ये चीज़ इम्प्रूव होता है बाद में जाके, बट वक्त लग सकता है। इस दौरान रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होता है, लंग के एक्सरसाइजेस होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट से उनको राय लेके वो कंटिन्यू करना है घर पे भी जाने के बाद। जी डॉक्टर भट्टाचार्य जी, दूसरी बात यह होता है कि जो साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। मरीज़ जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था उसको उसमें वापस लौटने में वक्त लगता है। ये चीज़ उनको रीएश्योर करना है कि ये वापस अपनी नॉर्मल डे टू डे लिविंग में जाएंगे, बट थोड़ा वक्त लगेगा। अपना एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन, स्लीप, रेस्ट, ये सब चीज़ मेंटेन रखना है। यानी खुद को मेंटेन रखना है उसके बाद भी, आईसीयू से डिस्चार्ज होने के बाद भी। बट देखा गया है कि मैक्सिमम पेशेंट्स में आईसीयू के डिस्चार्ज के बाद वक्त लगता है, बट दे स्लोली इम्प्रूव। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, कई बार ट्यूब के ज़रिए भी लोगों को खाना दिया जाता है जो गंभीर मरीज़ है, तो उनमें किस तरह की बाद में दिक्कतें आती है? देखिए, ट्यूब से खाना देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मरीज़ों को कंटिन्यूअस नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एनआईवी की ज़रूरत होती है, या फिर जो पेशेंट फुल वेंटिलेशन में होते हैं उनका न्यूट्रिशन मेंटेन रखना होता है, तो हमको ट्यूब फीडिंग ही करना पड़ेगा। जब मरीज़ इतना स्वस्थ हो जाता है कि वो अपना खाना खुद ले पाए, तब हम ट्यूब फीडिंग डिसकंटिन्यू करते हैं। इससे कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस होता नहीं है, रादर इससे मरीज़ की न्यूट्रिशन बनी रहती है क्रिटिकल फेज में भी। अब न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक ट्रीटमेंट का भी पार्ट होता है, आईसीयू ट्रीटमेंट का, तो वो मेंटेन करने के लिए हमको ट्यूब फीडिंग करना पड़ता है। उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस एज सच नहीं होता है। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि जब आईसीयू में जब एक मरीज़ रहता है, चाहे वो कोविड हो या नॉन कोविड हो, जब अपने आसपास और मरीज़ों को देखता है तो वो किसी ना किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, एक मानसिक क्षति होती है, और इसको रिकवर करने के लिए चूँकि मरीज़ों के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी उनकी बात नहीं हो पाती, तो किस तरह की व्यवस्था होती है कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनको पॉजिटिवली अस्पताल की तरफ से भी और साथ ही उनके रिश्तेदारों की तरफ से किस तरह की व्यवस्था करते हैं आप लोग आईसीयू के अंदर? तो हम जब पेशेंट को एक्टिव कोविड होता है तब विजिटेशन नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मरीज़ जब अपने सगे संबंधी, अपने फैमिली से मिल नहीं पाता है, तब उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। इसको कम करने के लिए हम जो पेशेंट वेंटिलेटर पे ना हो, अनकॉन्शियस ना हो, उनको रिलेटिव से बात करने के लिए हम लोग
फ़ोन्स अलाउ करते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने जल्दी हो सके, अगर 10 डेज़ हो गया या फिर उनका जो रैपिड एंटीजन नेगेटिव आ गया, तो हम कोविड आईसीयू से दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे मरीज़ उनसे मिल पाए, डेफिनेटली जब आइसोलेशन पीरियड पार हो जाए। तो ये सब जो कुछ मेजर्स से ये लिया जाता है। तीसरी बात ये है कि हम मेडिकल टीम, हमारे नर्सिंग टीम, हमारे डॉक्टर्स, दे कॉन्स्टेंटली टॉक टू पेशेंट्स, पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट को ये हौसला देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, ये टेम्परेरी है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आईसीयू मरीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है, मरीज़ ठीक भी हो जाए, उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बिकॉज एक आईसीयू स्टे एक ट्रॉमा के जैसा ही है। जी, बहुत परेशानी से पेशेंट निकल के आता है। जी डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कोविड आईसीयू की जब बात करते हैं तो वहाँ इन्फेक्टेड पेशेंट्स रहते हैं, तो किस तरह से आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होती है ताकि जो अन्य मरीज भी हो उन तक भी ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैले? सैनिटाइजेशन हम तो जी। यूजुअली हर जगह पे कोविड आईसीयू अलग होता है, कोविड फैसिलिटी अलग होता है, कोई इंटरमिंगलिंग नहीं होता है दूसरे पेशेंट के साथ। दूसरी बात यह है कि हमारे जो कोविड स्टाफ होते हैं वो डेडिकेटेड कोविड वार्ड में ही काम करते हैं। वो कोविड वार्ड में काम करके नॉन कोविड वार्ड में जाना अलाउड नहीं होता है। तो इसके चलते मतलब कोविड पेशेंट से नॉन कोविड का कोई मिश्रण नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि हम लिक्विड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं सरफेस के लिए, जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है, और हम लोग पीपीईज पहन के जाते हैं और हैंड वॉश प्रोटोकॉल वगैरह मेंटेन करते हैं, बहुत रिगरसली मेंटेन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई लोग ये जानने की कोशिश करते हैं ना कि आईसीयू के अंदर एक्चुअली होता क्या है, और ख़ास तरह से कोविड आईसीयू, इसके लिए ये सवाल आपसे हमने पूछा है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, कोविड निमोनिया की भी बात होती है, ये कोविड निमोनिया क्या है, कैसे होता है और क्या इलाज करते हैं इसके लिए आप? कोविड निमोनिया बेसिकली जो सीवियर डिजीज़ होता है, मॉडरेट टू सीवियर, जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कोविड निमोनिया होता है। ये वायरल निमोनिया ही होता है। तो उसी में मरीज़ की ऑक्सीजन लेवल डाउन हो सकती है, लंग्स में चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से नॉर्मल जो गैस एक्सचेंज होता है, जो लंग्स का फंक्शन है, वो इम्पेयर होता है। तो उसको कोविड-19 निमोनिया कहते हैं। उसी के जी डॉक्टर भट्टाचार्य जी, ऐसा भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक आईसीयू में है, जिसके बाद ब्लैक फंगस की समस्या खड़ी हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है इसका इलाज? देखिए, एक कोविड का जो एक असर होता है लंग्स पे, इससे इम्यूनो सप्रेशन भी होता है। जो कोविड वायरस के वजह से जो लंग्स की इम्यूनिटी है वो डाउन होता है। दूसरी वजह है स्टेरॉयड का यूज़ के वजह से भी मरीज़ का जो अपना इम्यूनिटी लेवल है वो भी डाउन होता है। तो इसके चलते जो मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं, जैसे कि नाक के अंदर, वहाँ पे ब्लैक फंगस का ग्रोथ बन सकता है। अभी तक हम नेमकेयर हॉस्पिटल में अभी तक हमने म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस का केस देखा नहीं है, बट सुनने में आया है कि बाहर जो दूसरे स्टेट से वहाँ पे ब्लैक फंगस के एपिडेमिक्स हो रहे हैं। जी, ये यूजुअली इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जिनमें स्टेरॉयड का यूज़ होता है, और जो आइदर मॉडरेट या फिर सीवियर कोविड से पीड़ित हुए हैं, उनमें बाद में म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी मरीज़ को हाई डोज स्टेरॉयड की ज़रूरत होती है, तब हम उनका बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं। उनको मैक्सिमम टाइम उनको इंसुलिन की ज़रूरत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, वो मेंटेन करते हैं हम लोग। आईवी से, वेन से हम लोग को इंसुलिन देना पड़ता है इन्फ्यूजन के तौर पे, कंटिन्यूअस इंसुलिन, ताकि उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में या फिर मतलब एक्सेप्टेबल रेंज में रहे। जी डॉक्टर अनिबा भट्टाचार्य जी, तीसरी बात यह है कि सैनिटेशन का जी
कहिए। सैनिटेशन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो हम लोग फ्लो मीटर्स वगैरह होते हैं उनमें टैप वाटर का प्रयोग जी ना करें, जी उनमें हाँ साफ जी डॉक्टर डिस्टिल वाटर का प्रयोग करें। जी डॉक्टर अनिमा भट्टाचार्य जी, शो समाप्त होने का हमारा समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आमतौर पर आईसीयू में रखे गए मरीजों को लेकर लोग अधिक चिंता में पड़ जाते हैं, और अगर यह कह दिया जाए कि मरीज वेंटिलेटर पर है तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। आज की इस चर्चा से उम्मीद है कि आपके जहन में ऐसे कई कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि आईसीयू में भी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे मरीज की तीमारदारी में लगे रहते हैं। तो निश्चित रहिए, गंभीर मरीजों का भी इलाज संभव है, बस जरूरत है हौसला बनाए रखने की। धन्यवाद।